हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो रात के 12:15 हो रहे हैं, नींद भी आई हुई है। तो गुजारे लायक ही होगा आज का लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे जिसका नाम है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, क्या नाम है? चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। अब सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे हम पहले भी बेसिक से स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इसे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्यों कहा जाता है। इसको चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इस वजह से कहा जाता है कि थर्ड सेंचुरी में हमारे पास एक चाइना का मैथमेटिशियन आया कि जिसने हमें इस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बताया। ठीक है, तो ये थ्योरम इसी के नाम से मशहूर हो गया, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। और आपको पता है कि डिविजिबिलिटी की नंबर थ्योरी की जब हम नंबर थ्योरी की बात करें नंबर थ्योरी की जब हम नंबर थ्योरी की बात करते हैं तो डिविजिबिलिटी की बात तो लाजमी करेंगे। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो डिविजिबिलिटी कहती है ए डिवाइड करता है बी को या ए डिवाइड नहीं करता बी को। ये उस वक्त पॉसिबल है जब हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो होता है। ये उस वक्त होगा जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के अलावा कुछ होगा। ठीक है, यानी कि पूरी नंबर थ्योरी में हमारे पास रिमाइंडर्स की कहानी आती है। फिर हमने देखा डिविजिबिलिटी से हमारे पास आ गई थ्योरी ऑफ कंग्रुएंसेस। ठीक है ना, कंग्रुएंस आ गया। जब कंग्रुएंस आया तो कंग्रुएंस कहता है कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, रिमाइंडर ज़ीरो है, यानी कि डिवाइड कौन करता है? ए डिवाइड करता है। ए डिवाइड करता है बी को। जब ए ने डिवाइड किया बी को, उस वक्त हमारे पास मोड आया, रेसिड्यू आया ज़ीरो, रिमाइंडर आया ज़ीरो। ठीक है, और अगर हमारे पास ए डिवाइड करता है किसको? ए डिवाइड करे बी को डिवाइड नहीं करता तो ये इनकंग्रुएंट है। ठीक है, ये इनकंग्रुएंट है, ज़ीरो के इनकंग्रुएंट है। तो ये कंग्रुएंसीज थी, हर जगह पर रिमाइंडर्स की कहानी है। ठीक है, और कंग्रुएंस में रहते हुए नेक्स्ट हमारे पास आएगा चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ भी हम रिमाइंडर्स की बात करेंगे, तो इस वजह से इसे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है। ये चाइना के एक मैथमेटिशियन ने हमें दिया थर्ड सेंचुरी में। अब उस मैथमेटिशियन का नाम क्या है? अब नाम पढ़ा तो मैंने था लेकिन मुझे याद भूल गया। आप अपने घर में कोई एक बर्तन उठाएं, वो बर्तन नीचे फेंक दे, जो आवाज़ आएगी ना, चूँ चै ची चूँ, वही उसका नाम था। ठीक है, तो एक मैथमेटिशियन था थर्ड सेंचुरी का, तो उसने ये थ्योरम हमें दिया था। अगर आज हम देखें तो 21वीं सदी है, यानी कि 21st सेंचुरी है। अब देखें, थोड़ी सी और बात करें। जब हमारे पास कंग्रुएंसेस का कंसेप्ट आया तो उस वक्त ये 3 लाइंस आई। ठीक है ना, कंग्रुएंस की कंसेप्ट आया तो ये 3 लाइंस, और ये 3 लाइंस वाला साइन हमें किसने दिया? ये 3 लाइंस वाला साइन हमें कार्ल फ्रेडरिच गास ने दिया। फ्रेडरिच गास ने, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था। ठीक है ना, कार्ल फ्रेडरिच गास ने। और जब इसने इन 3 लाइंस का कंसेप्ट दिया तो इसने कहा कि ये इक्वल टू की ही तरह काम करेगा। ठीक है, ये जो साइन है वो इक्वल टू ही की तरह काम करेगा। अब देखिए, लेकिन ये सिर्फ रिमाइंडर्स के बारे में बताता है। ठीक है ना, सिर्फ रिमाइंडर्स के बारे में या रेजिड्यूज के बारे में, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं 3 लाइंस को। अब कार्ल फ्रेडरिच गास, जो कि 1677 में पैदा हुआ, 1777 में पैदा हुआ और 1855 में इसने वफात पाई थी। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसने 1798 में अगर आप देखें तो शायद इसके 21 साल बनते हैं। ठीक है ना, 21 ही बनते हैं। हाँ, 1777 में पैदा हुआ था, 1798 में, यानी कि अपनी 21 साल की उम्र में इसने एक किताब लिखी। एक किताब लिख ली इसने। अब उस किताब को इसने 1702 में, यानी कि अपनी 24 साल की उम्र में इसने उस किताब को पब्लिश करवा दिया। जब उस किताब में उसने इसको पब्लिश करवाया, उस किताब को इसने पब्लिश करवाया, लिखी उसने अपनी 21 साल की उम्र में थी, तो 24 साल की उम्र में उसने पब्लिश करवा दिया। जब बुक को पब्लिश करवाया
तो उसमें ये 3rd सेंचुरी का जो हमारे पास थ्योरम था, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इसका भी जिक्र किया गया था। ठीक है। और जब कार्ल फ्रेडरिक गास ने हमें कंग्रुएंस का कंसेप्ट दिया था, तो ये हमारे पास जो नंबर थ्योरी सिंपल थी, सादा थी, ये हमारे पास मॉडर्न नंबर थ्योरी बन गई। ठीक है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो उस चाइना के मैथमेटिशियन ने दिया था वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो इसने अपनी बुक में कंग्रुएंस को यूज करते हुए लिखा वो हमारे पास मौजूद है, जिसको हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ही कह देते हैं। ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था, तो इसको नोट करना कर लें, सारी बेसिक बातें हैं जो कि हमने पहले पढ़ी हुई हैं। चलिए, जब हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं, ये कहता क्या है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। जो तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हमें लीनियर कॉन्ग्रुएंस का पता होना चाहिए। लीनियर कॉन्ग्रुएंस का ठीक है। अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, या लीनियर एक्सप्रेशन की बात करूं, तो ए एक्स प्लस बी को लीनियर एक्सप्रेशन कह दिया जाता है। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 को लीनियर इक्वेशन कह दिया जाता है। इसी तरह अगर मैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस की बात करूं, ठीक है ना, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, और 0 लिख दें या 0 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर लिख दें तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है। आप यहाँ प्लस लिख दें या माइनस भी लिख सकते हैं, फिर भी बात लीनियर ही रहेगी। यानी कि ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन है ना, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंग्रुएंस की जब हम डेफिनेशन यूज करेंगे तो क्या हम कहेंगे, तो हम कहेंगे ए एक्स कंग्रुएंट है बी मॉड्यूलो, ये वाले इंटीजर को अगर मैंने m का नाम दे दिया m, ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं लीनियर कंग्रुएंस। इसके ऊपर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे अलग से। ठीक है। इसकी अलग एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं a की वैल्यू 1 रख दूं, तो ये मेरे पास आएगा x जो है वो कंग्रुएंट है b मॉड्यूलो m के। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं लीनियर कंग्रुएंस। अब लीनियर कंग्रुएंस का कंसेप्ट आपको इसलिए बताया ताकि नेक्स्ट अब हम इसे यूज करेंगे। अब देखें, ये हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस आ गई। अब लीनियर कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? मतलब ये है, छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फर्ज किया है कि अगर हमने किसी नंबर को 2 से डिवाइड करवाया है और डिवाइड करवाने के बाद रिमाइंडर हमारे पास यानी कि रेजिड्यू हमारे पास 1 आता है, तो यहाँ पे x की वैल्यूज क्या क्या होंगी? ठीक है, x की वैल्यू क्या होंगी? तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो फिर भी हमारा आंसर सेटिस्फाई करेगा। 3 भी आ सकती है x की वैल्यू, प्लस माइनस 1 भी, प्लस माइनस 3 भी, प्लस माइनस 5 भी, प्लस माइनस 9 भी, 9 7 कर लेते हैं, 7 प्लस 9 9। यानी कि इन तमाम वैल्यूज को अंदर रखकर जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास रेजिड्यू 1 आएगा। तो x की वैल्यू ये सारी हो गई और इन सारी वैल्यूज को हम सोल्यूशन कहेंगे इसका। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि जब मैंने 2 से डिवाइड करवाया है तो उस वक्त मेरा आंसर रेजिड्यू जो है वो 0 आता है, तो x की कौन सी वैल्यू होगी? तो x हमारे पास 0 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 4 भी, सो ऑन, ये चलता जाएगा। यानी कि यहाँ से कोई एक वैल्यू उठा लें, -4 उठाई तो -4 को अंदर रखकर 2 से डिवाइड करेंगे तो टू माइनस 2 आर -4, अलामा चेंज की, कैंसल आउट, आंसर बचा 0। यानी कि इस चीज को अंदर रख के हमने 2 पे डिवाइड करवाया तो रेजिड्यू हमारे पास आया 0, यानी कि x की जगह पे -4। तो x की ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है। तो ये इसको कहते हैं, इसका सोल्यूशन है। अब देखें, अब एक न्यू सोच आई, एक न्यू अप्रोच आई कि ये एक का हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, इसका सोल्यूशन ये आ गया, ये सारे सोल्यूशन आ गए, इसके ये सारे आ गए। ठीक है। तो ऐसा भी तो हो ही सकता है कि एक से ज्यादा हम लीनियर कंग्रुएंसेस लें, जैसे एक ये लीनियर कंग्रुएंस, एक ये लीनियर कंग्रुएंस, तो एक से ज्यादा लीनियर कंग्रुएंसेस लें और उनका आंसर एक ही आए। ठीक है, हो सकता है ना ऐसा?
देखें कि इसके ये मुख्तलिफ आंसर्स आए, इसके ये मुख्तलिफ आंसर्स आए। तो अगर मैं कहूँ कि मैं दो कंग्रुएंसीज ली हैं और उनका आंसर कोई एक सेम आ जाए, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से ये है, मैं कहता था दो नंबर्स को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आए 16। ठीक है, आंसर आए 16। अब देखें, ए की वैल्यू मैं 2 रखूँ और बी की वैल्यू 8 रखूँ, फिर भी आंसर 16 आएगा। ठीक है ना, फिर भी आंसर 16 आएगा। ए की वैल्यू 8 रख दूँ, बी की वैल्यू 2 रख दूँ, फिर भी आंसर 16 आएगा। ए की वैल्यू 4 रख दूँ, बी की वैल्यू 4 रख दूँ, फिर भी आंसर 16 आएगा, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई करके। अब देखें कि अब बात यह है कि देखें A2 B8 फिर भी आंसर, यानी कि एक अलहदा चीज थी, बी एक अलहदा चीज, दोनों को मर्ज करके हमारा आंसर 16 आ रहा है। इसी तरह इसके अलहदा सोल्यूशन है, इसके अलहदा सोल्यूशन है। जब हम दोनों यानी वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, वो आपको एक ना एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल वाली बात ये है कि मैं कह देता हूँ, देखिए एग्जांपल आपकी बुक से ही कोई देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो। लोगों की बुक से ही अगर कोई एग्जांपल मिली तो देखते हैं। आपकी बुक से भी नहीं मिली, चलें जी देखें। अगर मैं कहूँ x इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2 है, ठीक है। अगर ये एक चीज़ है और मैं कहूँ x इज कंग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5 है, ठीक है। ये भी मेरे पास एक लीनियर कंग्रुएंस है, ये भी मेरे पास एक लीनियर कंग्रुएंस है ना। अब देखिएगा यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। जब हम 1 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करवाएंगे आंसर 1 आएगा, +-1। जब हम +-3 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करवाएंगे आंसर फिर भी 1 आएगा, बाकी बचेगा। ठीक है, इसी तरह 5, इसी तरह 7 और ये चलता जाएगा। ये x की वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। इसी तरह अगर मैं इस x की वैल्यूज फाइंड करूँ तो जब मैंने +-3 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड करवाया, रिमाइंडर आएगा +-3। इसी तरह मैं 8 को करवाऊंगा, इसी तरह 13, यानी कि देखें ना कि 13 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करवाएंगे, 5 2 बार 10 और बाकी बचेगा 3, यानी कि ये चीज़ जो है ये वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करती है। यानी कि 13 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करवाया तो रेजिड्यू आया 3। ठीक है ना, इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज़ और +-18, ठीक है, इसी तरह ये चलता जाएगा। अब अगर देखें तो इसमें +-3 है, यानी कि इसमें +-3 है, इसमें भी +-3 है, इसमें +-8 है, इसमें नहीं आएगा। इसमें +-13 है, इसमें भी +-13 आएगा। तो ये वो वैल्यूज़ हैं +-3 और +-13 और +-33, ये वो वैल्यूज़ हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करती हैं, इसको भी सेटिस्फाई करती हैं। यानी कि अगर मैं इस तरह से लिखूँ कि ये 1 मॉड्यूलो 2 है, ठीक है, और x इज कंग्रुएंट टू और मैं आगे लिख दूँ कि कंग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5 है, 3 मॉड्यूलो 5 है, तो x की वैल्यूज फाइंड करें। इस वाली के अलहदा सारे आंसर हैं, इस वाली के लिए अलहदा सारे आंसर हैं, लेकिन यानी कि इस सारे के ये आंसर है, इस सारे के ये आंसर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि x इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2 और 3 मॉड्यूलो 5 के भी हो, तो फिर हमारे पास x की वैल्यूज आएगी +-3, +-13 और +-33। ठीक है, ये सारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो हमारे पास होता है वो साइमल्टेनियसली लीनियर कंग्रुएंसीज पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन को इंडिविजुअल लीनियर इक्वेशन कहेंगे और एक से ज़्यादा को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, तो यानी कि इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है, तो ये मेरे पास साइमल्टेनियसली लीनियर कंग्रुएंस हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक था सारा। तो इतनी देर इसलिए बेसिक पे लगा रहा हूँ कि जब आपके पास बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ना, उस वक्त डायरेक्ट हम थ्योरम पे आएंगे, उसे प्रूव करेंगे, उसकी यूनिकनेस प्रूव करेंगे। तो इस सभी को नोट करना है, अगर किसी ने नोट करना है।
इसी तरह एक और एग्जांपल लिखी गई है आपकी बुक में, इसी को अगर हम उठा लें तो इन्होंने कहा है कि अगर मैं कहूँ कि x इज कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 2 है, 0 या 1, तो आपकी बुक में 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1 मॉड्यूलो 2 है, और x इज कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 4 है, ठीक है। यानी कि x का भी कोई ना कोई सोल्यूशन आएंगे। x में कौन से सोल्यूशन आएंगे? x में हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम निकाल के देखें तो हमारे पास ये देखिए कौन सी आई थी, +-1, +-3, +-5, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास वैल्यू आएगी +-0, +-4, +-8, +-12 और इसी तरह ये बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अगर हम इन दोनों में देखें तो इन दोनों में कॉमन कोई चीज़ नहीं, यानी कि अगर इन दोनों इकट्ठों का सोल्यूशन देखें तो इनमें से कॉमन कोई भी नहीं, यानी कि इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन कोई भी नहीं आएगा। इन दोनों के कॉमन सोल्यूशन +-3 आए थे, +-13, +-33 और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, लेकिन इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन कोई भी नहीं आया। यानी कि हर एक अलग-अलग का तो आंसर आ सकता है, लेकिन ऐसा भी होगा कि अगर उनको इकट्ठा करें तो उनका कोई सोल्यूशन ना आए, ऐसा भी होगा उनको अगर हम इकट्ठा करें तो उनके सोल्यूशंस निकल के आ सकते हैं। तो ये मेरे पास, अब हम इसी चीज़ को आपकी बुक में साइमल्टेनियसली लीनियर कंग्रुएंसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन थी चाइनीज़ रिमाइंडर के थ्योरम के पहले, तो वो हमारा सारा क्लियर हो गया। ये देखिए ना कि ये बुक है आप लोगों की, और ये आप लोगों की साइमल्टेनियसली लीनियर कंग्रुएंसेस, और ये 5-6 लाइनें थ्योरी लिखी हुई है जिसको मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इसके बाद चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के हम स्टेटमेंट देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं, इसकी यूनिकनेस देखते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें हैं जो आपने नोट करनी है तो आप कर लें, थोड़ा सा टाइम है आपके पास। चलें जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, इससे पहले एक और मज़े की बात आपको बता दूँ। मज़े की बात यह है कि इसका कोई भी हमारे पास सोल्यूशन नहीं था आया। 2 और 4 की जीसीडी जो है वो 2 होगी। इनके हमारे पास सोल्यूशन निकल के आए। सोल्यूशन कब निकले? जब 2 और 5 की जीसीडी जो है वो 1 होगी। ये भी एक अलग चीज़, ये भी एक अलग चीज़। इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इसके भी। दोनों को इकट्ठा किया, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी जीसीडी 1 है। इसके अलावा सॉल्यूशंस, इसके अलावा सॉल्यूशंस, लेकिन जब इकट्ठा किया तो इकट्ठों के सॉल्यूशन नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि 2 और 4 की जीसीडी 1 नहीं होती। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में ये बहुत हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि ये जो हम मोड वाली चीज़ें लेती हैं ना, ये आपस में म्यूचुअली को प्राइम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा हम अभी डिस्कस करते हैं। तो इस सभी को हम रिमूव करते हैं और नेक्स्ट हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। उसकी स्टेटमेंट आपकी बुक पे लिखी हुई है, वो स्टेटमेंट आप बुक से देख लीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है जिसके पास बुक नहीं है, तो इंटरनेट पे आप लिखिएगा चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम और स्टेटमेंट लाजमी आ जाएगी। और मेरी बात सुने कि जो नाम वाले थ्योरम्स होते हैं ना, जिस तरह चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम हो गया, आयलर थ्योरम हो गया, लेबनिज़ थ्योरम हो गए, न्यूटन के थ्योरम हो गए, ये सारे जब नाम से पूछे जाते हैं, इन सभी की स्टेटमेंट जो है ना वो हर जगह पे तकरीबन सेम मिल जाती है। 99% इनकी स्टेटमेंट सेम लिखी होगी। वो इस वजह से क्योंकि जो ख़ास नाम वाले थ्योरम होते हैं उनका पेपर में पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ, ठीक है। तो स्टेटमेंट हर किसी की होती है और डबल कोटेशन मार्क्स में लिखी जाती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपकी बुक पे, अगर बुक नहीं पास है, इंटरनेट पे सर्च कर लें, स्टेटमेंट कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि A1, A2, A3 और इसी तरह चलते AK, ठीक है ना। K कोई भी वैल्यूज़ है, आप K की वैल्यू 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, जितनी वैल्यूज़ लेनी हो, ठीक है। और जितनी ये वैल्यूज़ हैं उतनी ही हमारे पास लीनियर कंग्रुएंसेस आएंगी। मैंने 2 लीनियर कंग्रुएंसेस ली थी, इसका मतलब वो 2 वैल्यूज़ वाली थी, ठीक है। ये कोई भी हमने इंटीजर्स ले लिए हैं, ये हमने कोई भी इंटीजर्स ले लिए हैं। इसी तरह आपको पता है नंबर थ्योरी में इंटीजर्स की बात करते हैं, n1, n2, n3 और सो ऑन nk तक हमने ले लिया है इंटीजर्स को। और ये मेरे पास म्यूचुअली को प्राइम है। को प्राइम किसे कहते हैं? जिनकी जीसीडी 1 होती है, ठीक है। यानी कि n1 की जीसीडी n2 के साथ 1 होगी,
N2 की GCD N3 के साथ 1 होगी, इसी तरह N1 की GCD Nk के साथ 1 होगी, इसी तरह N2 की GCD N3 के साथ 1 होगी, N2 की GCD Nk के साथ 1 होगी। ठीक है, यानी कि सभी की आपस में सारों की GCD 1 है। ठीक है, अब देखें, अब लीनियर कंग्रुएंस की बात करनी है तो x इज कंग्रुएंट टू, जब हमने x को डिवाइड करवाया n1 के साथ, उस वक्त हमारे पास रेजिड्यू आया a1। ठीक है, अब देखें, जब हमने x को डिवाइड करवाया n2 के साथ, उस वक्त हमारे पास रेजिड्यू आया a2। ठीक है, जब हमने x को डिवाइड करवाया n3 के साथ, उस वक्त हमारे पास रेजिड्यू आया a3। और इसी तरह चलता 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 कहाँ तक गया, जब हमने x को डिवाइड करवाया nk के साथ, उस वक्त हमारे पास रेजिड्यू आया aq। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये इतना सारा रफर लिखा हुआ है, 2 3 4 लाइंस लिखी हुई हैं, इन सभी को हम एक छोटे से फार्मूले में पढ़ो लेते हैं। और फार्मूला ये होगा कि x इज कंग्रुएंट टू ai और मॉड्यूलो ni। ठीक है, जहां पे हम कह देते हैं कि i की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 और सो ऑन चलती गई k तक। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे ये बन जाएगी, 2 पुट करेंगे ये बन गई, i की वैल्यू 3 पुट की ये बन गई, k पुट करेंगे ये बन जाएगी। ठीक है, ये सारा सिस्टम जो है एक फार्मूले में हमने उसको पढ़ो लिया। ठीक है, अब देखें, अब यहां तक आ गया कि अगर a1 a2 कोई भी इंटीजर्स हैं और ये वाले जिनसे हमने डिवाइड करवाना है ये आपस में म्यूचुअली कोप्राइम है, देन ये चीज है यूनिक सोल्यूशन। इनका एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, हैव यूनिक सोल्यूशन मोड n1 n2 n3 और सो ऑन nk। देखिए, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहता है अगर ये सारी चीज है ना, ये वाली सारी चीज जहां पे a1 a2 a3 ak कोई भी इंटीजर्स हैं और ये जिनसे हमने डिवाइड करवाया है ये भी इंटीजर्स हैं और आपस में इनकी जीसीडी 1 है। ठीक है, तो इन सभी का एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, यानी कि ये भी x इन सभी x की एक वैल्यू आएगी, एक यूनिक सोल्यूशन आएगा विद मॉड्यूलो इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। तो जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, उस वक्त हमें इस थ्योरम की सभी की समझ आएगी। बस आप ये जान लें जो चीज़ें हमने लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी हैं कि अगर ये वाला है हमारे पास, अगर ये सारी चीज़ है जहाँ पे ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, जिनसे हम डिवाइड करवा रहे हैं, इन सभी की आपस में जीसीडी 1 है और इन सारों का जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो एक यूनिक सोल्यूशन होगा विद मॉड्यूलो इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए n1 n2 n3 nk तक। ठीक है, यानी कि x की एक यूनिक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हम ना यहाँ पे प्रूव कर देते हैं इसको। यही हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे अच्छे तरीके से समझ आएगी। यानी कि अगर आप इन दोनों को ले लेना तो इन दोनों का जो सोल्यूशन हमारे पास आए थे, जैसे एग्जांपल में हमने देखा +-3 +-13 +-33, वो यूनिक सोल्यूशन होंगे, उनके अलावा नहीं कोई सोल्यूशन हो सकता। यूनिक का मतलब होता है कि उस जैसा कोई और नहीं है या कोई और नहीं उस जैसा आ सकता। तो यहाँ पे हम प्रूफ देखते हैं। ठीक है ना, प्रूफ, इस थ्योरम का हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ये देखते हैं कि हमें कहा गया है कि ये चीज़ें जो है, पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट जो है m का नाम दे दिया हमने इन सभी की प्रोडक्ट को, यानी n1 n2 n3 और सो ऑन nk। ठीक है, क्योंकि हम देखें ना कि रफ अमल अब हमने कहाँ करना है, रफ अमल यहाँ पर रफ अमल कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे। ठीक है ना, इसके नीचे हमारा रफ अमल होगा, रफ अमल यहाँ पे होगा। हम देखें ना कि पढ़ के आए थे शुरू से कि a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। तो यहाँ पे हमेशा m ही हुआ करता था, m ही हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पे n का क्यों यूज़ कर रहे हैं, अब भी हम m का क्यों नहीं यूज़ किया, m1 m2 m3 क्यों नहीं कहा,
तो इस सारी चीज़ को हमने m का नाम दे दिया, ठीक है। यानी कि हमने लेट कर दिया है m जो है वो किसके इक्वल है, n1 n2 n3 सो ऑन nk तक, और ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ट्विस्ट आएगा। अब इस n1 को मैंने इधर ला के डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड किया तो ये बन गया m डिवाइडेड बाय n1, और ये किसके इक्वल आया, n2 n3 और सो ऑन कहाँ तक गया, nk तक, ठीक है। अब देखें, अब बात ये है कि हमें पता है कि ये आपस में सारे ही म्यूचुअली को प्राइम है, यानी कि ये को प्राइम है, यानी कि इन सभी की जीसीडी 1 है, इसकी इससे जीसीडी, इसकी इससे, सभी की जीसीडी 1 है। तो अगर मैं n2 मल्टीप्लाई बाय n3 n4 सो ऑन nk इन सभी की जीसीडी n1 के साथ लूँ, यानी कि इन सभी की मल्टीप्लिकेशन की जीसीडी 1 इसके साथ लूँ तो इसकी जीसीडी भी 1 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन है। आपस में सभी की जीसीडी 1 है तो इसकी जीसीडी भी 1 आएगी। अब इस सारी की जगह मैं लिख सकता हूँ m ओवर n1, ये देखें ना, ये सारी चीज़ ये वाली है, इसकी जगह मैं m ओवर n1 लिख सकता हूँ, ये आ गया m ओवर n1 किसके, और इसकी जीसीडी n1 के साथ आ गई 1, ठीक है, 1 आ गई। अब देखें यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला ना हमारा। अब बेजर्स आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, बेजर्स आइडेंटिटी हमें कहती है कि अगर a और b की जीसीडी हमारे पास d आई है, ठीक है, तो हम कहेंगे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी, और यहाँ पे x और y जो है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेजर्स आइडेंटिटी, इसका मैंने प्रूफ भी दिया हुआ है, वीडियोस में सारा कुछ बताया हुआ है वो, ठीक है। तो अब देखें कि x और y ये भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो x हमारे पास पहले ही यूज हो रहा है, y को भी हम यूज करने से अच्छा है हम अल्फा 1 और बीटा 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर ये चीज है तो बाय यूजिंग बेजर्स आइडेंटिटी हम लिखेंगे m1 ओवर n1, और इसके साथ हम अल्फा 1 लिख देते हैं, और प्लस n1 इसके साथ हम बीटा 1 लिख देते हैं, ठीक है ना, और इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखें तो हमने ये वाली चीज बनानी है, ये वाली चीज, अगर ये वाली चीज बनानी है तो हमें a1 चाहिए, ठीक है। तो a1 बनाने के लिए हमने दोनों तरफ a1 से मल्टीप्लाई कर देना। जब दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया a1 से तो ये आएगा a1 अल्फा 1 पहले लिख लेते हैं ना, अल्फा 1 a1 m ओवर n1 प्लस n1 a1 बीटा 1 और इज इक्वल टू, इससे भी a1 को मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ हमने a1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब देखिएगा, अब बात ये है कि हम इस चीज़ को उधर ले जाते हैं, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको हमने उधर लेके गए तो ये आ गया अल्फा 1 a1 m ओवर n1 इज इक्वल टू, ठीक है, a1 माइनस n1 a1 और बीटा 1। अब देखें ये मेरे पास इक्वल टू का साइन है, यानी कि ये इक्वेशन है, इसको मैं कॉन्ग्रुएंस में लेके आऊंगा, यानी कि मैंने मोड लगा दिया, मैं मोड लगा दूंगा, कॉन्ग्रुएंस में मैंने मोड लगा दिया, ये a1 है, ठीक है ना, a1 बीटा 1 और मोड वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोड n1 के थ्रू लिया, क्योंकि a1 तो हमारे पास आ गया, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवाया, अब n1 चाहिए था तो मोड n1 ले लिया हमने। नजर आ रहा है ना आप लोग को? हाँ जी, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको रेस करके। अब देखिएगा, अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा 1 a1 और m ओवर n1 और इज इक्वल टू a1 का a1 वैसे ही रहा, इसको अंदर रख के जब इस पे डिवाइड करेंगे तो इसमें n1 मौजूद है, यानी कि देखें ना कि आपको एग्जांपल देता हूँ, a डिवाइड करेगा ac को भी, a डिवाइड करेगा ad को भी, a डिवाइड करेगा abcd को भी। क्यों करेगा? क्योंकि इनमें भी a पाया जा रहा है, ठीक है, और इन सभी का रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड करता है ना। इसी तरह अब इसमें n1 है, ये भी n1 है, यानी कि n1 इस पूरी चीज को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, जब पूरा पूरा डिवाइड करेगा हमारे पास रेजिड्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा मोड n1, ठीक है।
अब देखिएगा, अब ये मेरे पास आ गया अल्फा 1 A1 m डिवाइडेड बाय N1 कंग्रुएंट टू A1 मॉड्यूलो N1, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया ना। अब इसी तरह सिमिलरली अब इसी तरह क्या होगा, अब ये हमने N1 के थ्रू लिया था ना, अब इसी तरह हम क्या करेंगे आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये हम N1 को इधर लेके आके डिवाइड किया था ना, अब हम क्या करेंगे M/N1 को इधर लेके आएंगे, बाकी चीजें वैसे ही आ जाएंगी। ठीक है ना, बाकी चीजें वैसे ही आएंगी। फिर हम N2 की जीसीडी लेंगे M/N2 के साथ, तो इसकी जीसीडी 1 आएगी। इसकी जीसीडी में यहाँ N1 था तो अल्फा 1 बीटा 1 लिए थे, यहाँ N2 है तो अल्फा 2 बीटा 2 लेंगे, और इसी तरह सारा सोल्व करते करते जैसे ये इक्वेशन बनी तो ये हमारे पास बन जाएगी अल्फा 2 A2 M/N2 कंग्रुएंट टू A2 मॉड्यूलो N2। ठीक है ना, जब आप इस तरीके से सोल्व करेंगे सारा इसी तरीके से आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसी तरह ये इक्वेशंस A3 वाली आएगी, और इसी तरह करते करते अल्फा के और A के M/N के कंग्रुएंट टू A के मॉड्यूलो N के, और इसको हम इक्वेशन नंबर K का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखें कि N K वाले को इधर आके डिवाइड कर दिया। ठीक है, और K की और M/K की जीसीडी 1 आएगी, फिर अल्फा की और बीटा के आएगा। सोल्व करने के बाद ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, सिमिलरली ये इक्वेशंस आ गई। अब हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई हैं, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो ये जितनी भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइडेड है ना, लेफ्ट हैंड साइडेड, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अब हम करेंगे कि टेक x नॉट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई या प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है तो अल्फा 1 A1 और M/N1, और प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है अल्फा 2 A2 M/N2, और प्लस ऑन ये चलता जाएगा कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा अल्फा के A के M/N के। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये देखें ये दोबारा इक्वल टू है, अब हम इसको मोड में लेके आएंगे। मोड में कैसे लेके आएंगे, x नॉट इज कंग्रुएंट टू अल्फा 1 A1 M/N1 प्लस अल्फा 2 A2 M/N2, और प्लस अल्फा 3 A3 M/N3। N3 नहीं कर देते, प्लस ऑन कर देते हैं ना, दो टर्म्स बहुत है। ठीक है, अब अल्फा के A के M/N के, और मोड कौन सा लगाएंगे, मोड हम N1 का लगा देते हैं। ठीक है, मोड हम N1 का लगा देते हैं। ये नोट कर लिया होगा उम्मीद है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रेज कर देते हैं थोड़ा सा। ये सारा हमारा प्रूव ही हो रहा है। अब मोड जब N1 का लगाया तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमें पता है ये राफमल है। ठीक है ना, राफमल ही वो साथ आपने थोड़ा सा बस हवाले देना होता है, चीज़ें समझाने के लिए यहाँ पे लिखी जाती हैं। हमको पता है M किसके इक्वल है, N1 N2 N3, यानी कि ये सारी प्रोडक्ट के इक्वल है। अब देख जाइएगा, अगर मैं इस N1 को उठाकर N1 को नहीं, अगर मैं क्या करूँ, हाँ इस N1 को उठा के इधर ले आऊँ तो M डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू N2 N3 और सो ऑन Nk तक जाएगा ये। ठीक है ना, Nk तक जाएगा। तो M/N2 अगर मैं N2 को उठा के ले आऊँ तो उस वक़्त ये मेरे पास बनेगा M/N2। ठीक है, यानी कि देखें कि अगर मैं N2 को उठा के ले आऊँ तो M/N2 इज इक्वल टू N1 N2 N3 N4 और सो ऑन Nk तक। इसी तरह अब अगर मैं N2 को उठा के लेके आया, N3 को उठा के ले आऊँ तो ये बनेगा N1 N2 N4 इसी तरह Nk। ठीक है ना, तो इसी तरह अगर मैं Nk को उठा के ले आऊँ इधर तो ये बनेगा N1 N2 N3 और सो ऑन Nk-1। ठीक है, यानी कि देखें तो x नॉट इज कंग्रुएंट टू, ये चीज़ वैसे ही रही अल्फा 1 A1 M/N1 और प्लस। अब
एक्स टू ए टू अल्फ़ा टू ए टू वैसे ही रहा, एम ओवर एन टू की जगह मैं ये सारी चीज़ लिख सकता हूँ। अब इस सारी चीज़ का जब मैं मॉड्यूलो एन वन लूँगा, यानी कि अगर मैं इनका मॉड्यूलो एन वन लूँ, यानी कि मॉड्यूलो एन वन लूँ, तो एन वन यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो हमारे पास रेजिड्यू जीरो आ जाएगा, यानी कि इस सारी की जगह आ जाएगा जीरो प्लस। अब इसी तरह नेक्स्ट सारी टर्म जीरो जीरो होती जाएंगी, और इसी तरह जब के पे पहुंचेगा तो जब के पे पहुंचेगा और इसका भी हम मॉड्यूलो एन वन लें तो एन वन ये भी है, एन वन ये भी है, पूरा पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर आएगा जीरो, रेजिड्यू आएगा जीरो, यानी कि यहाँ इसकी जगह भी जीरो आ गया और मॉड्यूलो एन वन है। ठीक है ना। अब देखिए जाइएगा, और ये आएगा हमारे पास एक्स नॉट इज कंग्रुएंट टू अल्फा वन ए वन। अब देखें, अब ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, किसके, ये सारी चीज़ जो है वो किसके कंग्रुएंट थी, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पढ़ के आए ये सारी चीज़ किसके कंग्रुएंट है, ए वन मॉड्यूलो एन वन। तो इस सारी की जगह हमारे पास एन वन ए वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया ए वन और ये मॉड्यूलो एन वन। ठीक है, अब ये देखिए, अब हमने क्या किया था, हमने एन वन वैसे ही रहने दिया था, एन टू ले आए थे, एन थ्री ले आए थे और मोड एन वन लेने से जीरो कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एन टू को वही रहने देंगे, एन वन को, यानी कि एन टू एन थ्री, और अब इसका मोड एन के जरिए लेंगे। ठीक है, तो ये फिर जीरो आ जाएगा, और मोड कितने, मोड एन टू के। ठीक है, अब एन थ्री को इधर ले आए, थ्री को लेके आए तो यहाँ पे एन वन एन टू और एन फोर सो ऑन एन के, और इसका जब हम मोड लेंगे एन टू से तो एन टू भी मौजूद है, तो इसका मोड, यानी कि ये हमने एन वन के जरिए किया था ना, जब हम एन टू के जरिए करेंगे सारा प्रोसीजर यही, तो इस वक्त हमारे पास सिमिलरली इसी तरह सारी चीज़ हमारे पास आएगी। सिमिलरली क्या आएगा, एक्स नॉट इज कंग्रुएंट टू, अब यहाँ पे ए वन है, ए टू आएगा, ए टू मोड एन टू, मोड एन टू। ठीक है, इसी तरह ये आएगा एक्स नॉट इज कंग्रुएंट टू ए थ्री और मोड एन थ्री, और इसी तरह सो ऑन कहाँ तक जाएगा, एक्स नॉट इज कंग्रुएंट टू ए के और मोड एन के। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यही हम कह के आए थे कि अगर n जो है वो को प्राइम है तो को प्राइम को हम लेके चलें, और ये सारा सेट हमारे पास आ गया। यही तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, और ये चीज़ हमें शो करती है, यानी कि अगर मैं दोबारा इसको एक फार्मूले में पढ़ूँ जैसे मैंने वो शुरू पे पढ़ाया था, तो ये सारी चीज़ फार्मूले में पढ़ने के बाद क्या आएगी, एक्स नॉट इज कंग्रुएंट, एक्स इज कंग्रुएंट टू ए आई, जब आई की वैल्यू 1 हो गई है, 2 हो गई है, 3 हो गई है, के हो गई है। इसी तरह मोड एन आई, मोड एन आई, आई की वैल्यू जब 1 हो गई है, 2 हो गई है, 3 हो गई है, के हो गई है। ठीक है, और आई की वैल्यू जो है, आई जो है वो 1 2 कहाँ तक गया, के तक गया। ठीक है, और ये मेरे पास सभी की वैल्यूज देखे सेम आई है, एक्स नॉट, ये भी एक्स नॉट आया, ये भी एक्स नॉट, सभी की वैल्यू सेम है, यानी कि ये हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन है। ठीक है ना, ये सोल्यूशन नहीं है, एक मिनट। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास इसको सेटिस्फाई करती हैं, और इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो यूनिक सोल्यूशन कौन सा होगा, मॉड्यूलो एम वाला। तो ये हमारे पास थ्योरम था, यानी कि इन सभी, ये हमारे पास साइमल्टेनियसली लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज है। ठीक है, तो इन सभी का जो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन होगा जिसको हम एक्स नॉट का नाम देंगे, और ये हमारे पास थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। आपकी बुक पे भी इतना ही सोल्व हुआ जिस तरीके से मैंने आपको करवाया। ठीक है ना, तो हेंस एक्स नॉट इज द साइमल्टेनियसली सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक हो गया। अब इसकी यूनिकनेस पे बात करते हैं, तो वीडियो लेंथी हो रही है, यूनिकनेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यूनिकनेस है तो छोटी सी ही, चलें जी यूनिकनेस को हम प्रूव करते हैं जल्दी जल्दी, यूनिकनेस को हम प्रूव कर लेते हैं। इसको नोट कर दिया होगा, उम्मीद तो यही है। अब यूनिकनेस हम करें और वीडियो का काम करें, नींद भी आ रही है, 1 बज गया होना। यूनिकनेस को प्रूव करते हैं, यूनिकनेस हमें क्या कहती है, इस तरह का और कोई भी नहीं है। ठीक है ना, ये हमें यूनिकनेस कहती होती है। तो एक हमारे पास सोल्यूशन आया, एक्स नॉट इज कंग्रुएंट टू ए आई मॉड्यूलो एम, मॉड्यूलो एम। ठीक है,
मॉड्यूलो एम ही है, देख लूँ, मॉड्यूलो एन आई था, ठीक है ना, यानी कि एन आई। इसी तरह अगर मैं कहूँ x1 और ये कंग्रुएंट हो ए आई मॉड्यूलो एन आई, और आई हमारे पास 1 2 3 सो ऑन के तक है। देखें ना कि पहले हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आता था, लेकिन हमने एक और कह दिया। अगर ये कहा है तो ये दोनों सेम भी हो, ये भी इसको कहते हैं। यानी कि देखें ना कि फ़र्ज़ किया कि मैं कहूँ कि एस का एक ही आंसर आता है आर, ठीक है, तो इसकी यूनिकनेस प्रूव करनी हो तो मैं क्या कहूँगा, एक्स का आंसर R1 भी आता है, R2 भी आता है। अगर दो आंसर आते हैं तो फिर मैंने शो करवाना होता है कि R1 R2 के इक्वल है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा आंसर आएंगे तो वो आपस में इक्वल भी होंगे, ठीक है। ये ऐसे यूनिकनेस को हम प्रूव करवाते हैं, ठीक है ना। अब देखें, अब ये इसके कंग्रुएंट, ये इसके कंग्रुएंट, तो ये दोनों आपस में कंग्रुएंट होंगे, तो x1 इज कंग्रुएंट टू x0 मॉड्यूलो एन आई, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x0 कंग्रुएंट टू x1 मॉड्यूलो एन आई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब ये इधर आया तो x1 माइनस x0 इज कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो एन आई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंग्रुएंस की डेफिनेशन लगाएं, यानी कि इससे डिवाइड करवाया है हमने, n1 ने डिवाइड किया पूरा पूरा, यानी कि 0 एन रिमाइंडर एक्स आई माइनस एक्स नाट को, ठीक है। जब एन आई है, आई की वैल्यू जब हमारे पास 1 होगी तो n1 जो है वो डिवाइड करेगा एक्स वाई माइनस एक्स नाट को। इसी तरह आई की वैल्यू 2 होगी तो ये 2 वाला आ जाएगा। इसी तरह 3 वैल्यू होगी तो ये 3 वाला आएगा, और इसी तरह सो ऑन, जब आई की वैल्यू k होगी तो ये आएगा n k जो है वो डिवाइड करता है एक्स आई माइनस एक्स नाट को, ठीक है। अब देखेंगे ये हमारे पास डिफरेंट, n1 इसको भी डिवाइड करता है, n2 इसको भी, यानी इन सभी की प्रोडक्ट जो है n1 n2 n3 सो ऑन nk जो है, इन सभी की प्रोडक्ट जो है वो एक्स आई माइनस एक्स नाट को भी डिवाइड करेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, a डिवाइड करता है a1 को, a1 डिवाइड करता है a2 को, a2 डिवाइड करता है a को, a3 डिवाइड करता है a को, तो a1 a2 a3 इनकी प्रोडक्ट जो है वो भी a को डिवाइड लाजमी करेगी, ठीक है। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने ऐसे लिख लिया। अगर हम ऐसे लिख दिया हमने तो ठीक है, अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो अब इस पे अगर हम कंग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई करें तो कंग्रुएंस की डेफिनेशन कहती है एक्स आई माइनस एक्स नाट, इसको जब हमने पूरा पूरा डिवाइड किया, इसका मतलब है ये आएगा n1 n2 n3 और सो ऑन nk। कंग्रुएंस की डेफिनेशन अप्लाई की है, ये चीज़ इसको पूरा पूरा डिवाइड करती है, यानी कि जब इसको डिवाइड करवाया इस वाली चीज़ के साथ तो हमारे पास रेजिड्यू 0 आया, ठीक है। तो ये इस उस तरफ चले जाएगा तो ये आपस में कंग्रुएंट आ जाएंगे, ठीक है ना, ये आपस में कंग्रुएंट आ जाएंगे, और यही हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है, इसलिए हमने प्रूफ कर दिया, सही है। जब हमने किया था यानी कि जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी तो ये कहा था कि ये आई की जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी ही हमारे पास लीनियर कंग्रुएंसीज होगी, और उन सभी का यही एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अब देखें, इसका और इन दो को लेके चले, हमारे पास एक सोल्यूशन आया, इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग, यानी कि इसका भी सोल्यूशन देखें ना, ये अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग चीज़ें थी ना, इन दोनों में से एक कंग्रुएंस की फॉर्म बना ली। इसी तरह ये एक कंग्रुएंस की फॉर्म में से दो चीज़ें हम बनाएंगे, ये समझ आ रही। देखिए एक और दो चीज़ें थी ना, ए आई वाले, ए आई वाले को ख़त्म किया, कंग्रुएंस आ गया ना कंग्रुएंस, यानी कि यही फॉर्म बन गई, बिल्कुल सही है ना। बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा, ये डिफरेंस है ना थोड़ा सा, यही फॉर्म है। यानी कि अगर इन दो में से एक चीज़ बनाई जा सकती है तो इस एक चीज़ से भी हम दो चीज़ें बना लेंगे, ठीक है। यानी कि इस एक चीज़ से भी हम दो चीज़ें बना लेंगे, इन दो चीज़ों में से एक चीज़ बना ली है। इसी तरह इस एक चीज़ से भी हम दो चीज़ें इस तरह की बना लेंगे, यानी कि इसमें x1 कंग्रुएंट होगा और यहाँ पे हमारे पास मोड आएगा ये वाला n1 n2 और सो ऑन nk तक। इसी तरह x नॉट जो होगा वो भी कंग्रुएंट होगा मोड, ठीक है। अब देख जाइए, तो अब क्या है कि हमने शो करवाना था इसका एक ही आंसर आता है, तो जब दो चीज़ें आपस में कंग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है उनका रेजिड्यू सेम आता है। तो इन दोनों का जो भी रेजिड्यू आएगा, जो भी हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो एक आएगा, यानी कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो यूनिक है। दो इक्वेशंस लेके चले थे लेकिन आपस में बाद में जाके उसका जो सोल्यूशन है वो कंग्रुएंस हो गया। इसका मतलब है कि
उनका जो रेजिड्यू आएगा वो भी सेम आएगा और इनका जो सोल्यूशन आएगा वो भी सेम होगा, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। ये हमारी यूनिकनेस थी। तो इसको ज़रा बुक से पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ आएगी। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो लेंथी हो गई है, ये मेरा पहला लेक्चर होगा शायद जो इतने मिनट का गया है। मिनट कितने हो गए हैं? अब 45 हो गए हैं, तो एक दफ़ा 44 मिनट का भी लेक्चर था एक। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं।